हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम टॉप 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 20 तारीख को हो रहा है। उसी में हम लोग फिजिक्स का 5 टॉप क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट लिए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। हम इस टाइप से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं जो आपका एग्जाम में क्या हो, आपके लिए क्या हो जाए, फ्रूटफुल हो। तो उसके लिए हम मेहनत की है आपके लिए कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आपके पास हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल है जिसमें टॉप 5 क्वेश्चन का, तो टॉप 5 का क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। जिसके पास भी ये ये वीडियो मेरा पहुंचेगा, एटलीस्ट क्लास 10th का जो बच्चा होगा एटलीस्ट एक बार देख ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द एबव सर्किट डायग्राम इज अ पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला, पीडी अक्रॉस R2, मतलब इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस पीडी निकाल। दूसरा, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R2, और तीसरा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R1। देखिए सर्किट डायग्राम में ये वोल्टेज सप्लाई 12 वोल्ट दिया है, और ये R1 है, और इसी से दो रेसिस्टर है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, और इससे करंट का कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। देखिए फाइनल भी 2 एम्पियर। तो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग टू पहला क्वेश्चन का आंसर क्या? ये देखिए क्या है कॉम्बिनेशन। पहले सबसे पहले देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? दोनों नेटवर्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। मतलब पीडी अक्रॉस बोथ नेटवर्क आर सेम। तो यदि हम लोग बात करें इसके अक्रॉस, यदि नेटवर्क का पोटेंशियल ड्रॉप करें इसके अक्रॉस, तो सेम होना चाहिए। तो हमको पहले ये देख रहे हैं कि 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये 1.5 इससे फ्लो हो रहा है, तो इससे कितना होगा? 0.5 एम्पियर का फ्लो होगा। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस, मतलब वी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2। हमको तो यही चाहिए, पीडी अक्रॉस R2। तो इसके अक्रॉस, तो मेरा इसके अक्रॉस क्या है? तो हम लोग जानते हैं इससे करंट I इंटू R लिखेंगे, V R2, क्योंकि हम लोग पीडी अक्रॉस किसे? R2 के अक्रॉस। तो मेरा I कितना है ये बताइए? 1.5, R का वैल्यू 4 है, इक्वल टू V R2। तो कितना हो जाएगा? V R2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कितना? 6 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो गया? पहला क्वेश्चन का आंसर 6 वोल्ट हो जाएगा। आसान सा था। अब कह रहा है R2 का वैल्यू, तो ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल ड्रॉप्स लगा सकते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन देखने में लगता है भारी, बट होता है क्या? आसान। सीबीएसई बोर्ड हमेशा ही क्या करता है? एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है, रहता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान। यदि विद्यार्थी क्वेश्चन को प्रॉपर मैनर में समझ ले तो रहता है क्वेश्चन आसान ही। तो इस चीज को हम लोग देखें कि कितने आसान तरीके से पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दी। अब दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करें। वैल्यू ऑफ रेसिस्टर R2 का वैल्यू चाहिए। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या होगा? सेम होगा। तो हम ओम्स लॉ से पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस क्या लिखेंगे? V इजकल टू I R2। अब V कितना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 है, पैरेलल 6। I कितना है? 0.5, और R2 चाहिए। तो भाई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 बाय, देखिए बहुत आसान है, R2। V इक्वल टू I R2 लगाए, V का वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट हो गया, और 0.5 एम्पियर करंट इस नेटवर्क से फ्लो। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 6 बाय 0.5, ये डेसिमल हो रहा है, ये कितना? 12, 12 5 60। तो R2 का मेरा वैल्यू कितना हो गया? 12 ओम हो गया। देखिए क्वेश्चन और दूसरा भी बहुत ही आसान था। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी देखने को मिलता है, बट आंसर क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R1, मतलब इसका वैल्यू चाहिए। अच्छा बताइए, हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें? क्या टोटल ओवरऑल रेसिस्टेंस पहले निकालें? नहीं,
शॉर्ट तरीका। हम लोग जानते हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया कितना आया 6 वोल्ट। इस भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा ओम्स लॉ से यदि हम लोग बात करें V अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस क्या होगा 2 इंटू 2 4 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस क्या हो गया 4 वोल्ट। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया टोटल 10 वोल्ट हो गया। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा अब बताओ। टोटल सप्लाई कितना 12 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा V अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 वोल्ट। क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 वोल्ट मतलब 2 वोल्ट हो जाएगा। देखिए इसके अक्रॉस 4 वोल्ट इसके अक्रॉस 6 वोल्ट दोनों को जोड़ दिए 10 वोल्ट हो गया। तो इसके अक्रॉस कितना होगा इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं ओम्स लॉ से V अक्रॉस R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे I इंटू R1। I कितना दिया है 2 एम्पियर। R1 चाहिए हमको V कितना होगा 2 वोल्ट। तो मेरा कितना आ जाएगा R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 2/2 1 ओम। तो R1 का मेरा वैल्यू कितना आ गया 1 ओम। अच्छा ये बताइए आप लोग ये देखिए क्वेश्चन कितना लग रहा था बहुत भारी है मतलब डायग्राम नेटवर्क से इतना रेसिस्टर है किसका यूज करना है किसका नहीं यूज करना है। बट आपको क्या चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। इसी पैटर्न पर हो सकता है 3 नंबर में आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो 20 तारीख को होने वाला है पूछे। लेकिन आपको समझना है पहले क्वेश्चन को समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए तो बहुत ही आसान लगेगा बहुत ही आसान मेरा गारंटी है बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला डिस्कशन किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से ही है जो पहला क्वेश्चन है। हम इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद लाइट से 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। कह रहा है a 1.1 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई से। कितना मेन सप्लाई है 220 वोल्ट का और उससे हीटर कनेक्ट कितने वाट का है 1.1 किलोवाट का। कैलकुलेट द पहला नंबर करेंट फ्लोइंग थ्रू द हीटर। करेंट कितना फ्लो हो रहा है ये कह रहा है कैलकुलेट करने हीटर से। और दूसरा कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ हीटर क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर। किसमें किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम इफ द हीटर इज यूज्ड ऑन एन एवरेज फॉर 1 आवर डेली इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। कितना 30 डेज में यूज कितना एनर्जी होगा वो आपको कह रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं समझते हैं। तो गिवन क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन में ये पहले लिखना होता है। गिवन क्या है पावर क्या है हीटर का कितना है 1.1 किलो वाट। इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 हो जाएगा वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100 वाट। अब मेरे पास और क्या दिया V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया। पहला क्वेश्चन कह रहा है करंट निकालने। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं तीनों पर P इक्वल टू V इंटू आई यही होता है V स्क्वायर बाय R और तीसरा होता है आपका I स्क्वायर R। ये तीनों फार्मूला इंपोर्टेंट है याद रखिएगा। ये तीनों फार्मूला जो पावर का 3 फॉर्म है फार्मूला का ये तीनों ही इंपोर्टेंट है याद रखिएगा। अब हमको इस तीनों फार्मूला से कौन सा फार्मूला चाहिए तो करंट के लिए हम लोग ये पहला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो करंट P इक्वल टू क्या होगा V इंटू आई। तो पावर कितना है 1100। हम लोग को जब भी करंट या रेसिस्टेंस चाहिए तो पावर किस में चाहिए वाट में चाहिए। जब भी एनर्जी चाहिए तो किलो वाट में हम लोग करेंगे। तो पावर मेरा कितना है 1100 वाट। V मेरा कितना है 220 आई चाहिए। तो इसी से हम लोग I इक्वल टू क्या लिखेंगे 1100 बाय 220 0 कैंसिल 22 पंचे हो जाएगा 110। तो करंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो करंट हीटर से कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में रेसिस्टेंस ऑफ हीटर, मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा। मेरे पास करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, वी कितना दिया है 220 वोल्ट, हमको आर चाहिए। ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है V बाय आई। V कितना है 225 करेक्ट, ये किससे 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो रेसिस्टेंस मेरा कितना आ गया 44 ओम। हीटर का रेसिस्टेंस कितना था 44। तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना किया पर डे, यदि 1 आवर यूज किया कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन आसान है। इसमें मेरे पास टाइम कितना दिया है 1 आवर पर डे है, ये 1 आवर पर डे कितना 4 1 आवर 4 30 डेज के लिए। तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू P इंटू टी। अब देखिए यहां एनर्जी जब भी निकालना है तो पावर का ये यूनिट यूज करना है, मतलब किलोवाट वाला यूज करना है, क्योंकि आपको एनर्जी किस में निकालना है किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में तो इसका यहां यूज करेंगे 1.1 इंटू 1 आवर कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए, भाई कितना हो जाएगा 3.3, सॉरी मिस्टेक हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा किलो वाट आवर। एनर्जी कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी। अब इसी क्वेश्चन में कहता हमको कि पर यूनिट कॉस्ट देता 10 रुपया 20 रुपया, कहता टोटल कॉस्ट कितना हो जाता। मानो इस कॉस्ट ये टोटल एनर्जी हो गया, क्योंकि ये 1 आवर कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए यूज कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद 30 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 30 दिन तक एक एक घंटा यूज कर रहे हैं ना, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट। अब यदि यही इसी में टोटल एनर्जी निकाले, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट का कॉस्ट यदि दिया है 5 रुपीज 5 रुपीज, मान लिए सपोज दैट 5 रुपये दिया RS5, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट आसान से इसको 33 को क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिया 15 5 दिया 15 165 रुपीज हो जाएगा। तो आसान तरीका से ये भी हो सकता है एनर्जी तक आपको कहे कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, तरीका आना चाहिए। तो ये टॉप 2 क्वेश्चन है, मतलब टॉप फर्स्ट कर लिए हैं, टॉप 2 है, सेकेंड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, और ये टॉप 3 क्वेश्चन है। हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of object from the lens is 15 centimeter. Find nature, position and size of object. ये सारा चीज आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लिए हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और इसी में कहेगा फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन भी कह रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है ये डाटा हम लोग जानना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद मैग्निफिकेशन का, और उसके बाद लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस पर कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है +10 सेंटीमीटर हो। कॉन्वेक्स लेंस का यदि हम लोग बात करें फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है, और दिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यू क्या हो जाता है नेगेटिव होता है -15। आपको फाइंड क्या करना है वी फाइंड करना है नेचर। तो सबसे पहले लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग सारा डाटा पुट करते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, v कितना है निकालना है हमको, u कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है ऑलरेडी प्लस हो जाएगा 15। अब इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। आप दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 10 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा 30।
1 बाई वी इजकल 30, तो वी इजकल टू कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरा सबसे पहले इमेज कितना डिस्टेंस पर बनेगा वो फाइंड हो गया, 30 सेंटीमीटर पर होगा, ये फाइंड हो गया। अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है फाइंड करने, ये समझते हैं। दूसरा कह रहा है कि नेचर और पोजीशन फाइंड कीजिए। भाई नेचर और पोजीशन के लिए तो मैग्निफिकेशन ही चाहिए ना। तो सबसे पहले मेरे पास m इजकल टू फार्मूला क्या हो जाता है v बाई यू, और v मेरा कितना है 30 और u मेरा कितना है बताओ, u मेरा क्या है, u मेरा -15, तो कितना -2 टाइम, तो m का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा -2। अब एक बात समझते हैं, यदि m का वैल्यू -2 आ गया तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल इमेज बन रहा है, और m क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो क्या बन रहा है मैग्नीफाइड बन रहा है, मैग्नीफाइड। रियल और मैग्नीफाइड नेचर पता, मैग्निफिकेशन भी पता। अब कह रहा है साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, m इजकल टू क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना -2, -2 का मतलब क्या है, माइनस जब भी रियल इमेज बनता है। हाइट ऑफ इमेज चाहिए हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, देखिए -4 सेंटीमीटर हो गया, दुगुना हुआ कि नहीं हुआ। m यदि 2 आए तो दुगुना, m यदि 3 आए तिगुना हो जाएगा, m हाफ आए तो हाफ टाइम्स हो जाएगा। तो m ही डिफाइन करता है इमेज का साइज, कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा, वो नेचर को भी डिफाइन करता है और साइज को। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, लेकिन इसी पैटर्न पर आपको लेंस पर जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को फॉलो करना है, मतलब जो प्रोसेस होता है उस चीज को फॉलो करना है विद साइन कन्वेंशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के तरफ एक ही बार में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, टॉप 4 में आता है ये क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, इज प्लेस्ड at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain sharp image? स्क्रीन को कहां प्लेस करें जिससे शार्प इमेज ऑब्टेन हो। फिक्स फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आपको क्या फाइंड करना है, नेचर भी फाइंड करना है और साइज ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। तो मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये सबसे पहले सॉल्यूशन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, कितना प्लेस है u इजकल टू -20। देख लीजिए एक बात आपको याद दिला दी, u जहां भी रखेंगे विथ नेगेटिव साइन रखेंगे, u हमेशा नेगेटिव हो, मिरर हो लेंस हो किसी में भी u क्या होगा नेगेटिव होगा। अब आपको क्या दिया है, अब फोकल लेंथ कितना दिया है 15। अब फोकल लेंथ कॉनकैव मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, तो कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है कॉनकैव मिरर है। कॉनकैव मिरर फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव होता है, f इजकल टू क्या लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, दैट मींस v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और मेरे पास मिरर फार्मूला क्या कहता है कि 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/u प्लस 1/v। तो ये मिरर फार्मूला होता है, और इस मिरर फार्मूला का यूज करके हम लोग इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे जहां पर स्क्रीन को रखे, ताकि बेहतरीन इमेज हम लोग का बने, बड़ा बढ़िया सा चेहरा बने हम लोग का। तो इस केस में मेरे पास फोकल लेंथ ये दिया हुआ है, u मेरा कितना है -25 1/v, v चाहिए तो क्या करेंगे 1/v इक्वल टू क्या लिखेंगे -1/15, ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/25। एलसीएम दोनों का लेते हैं 25 और 15 का, तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, -5 + 3 तो कितना हो जाएगा -2/70 75 1/v इक्वल टू v इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/2, इसको कितना 37.5
-37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। v मेरा कितना आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। v नेगेटिव आ रहा है मतलब रियल। अब कह रहा है नेचर और इमेज, तो मैग्निफिकेशन तो हम लोग जानते हैं m इजकल टू क्या हो जाता है -v/u। लेंस में क्या होता है ओनली v/u, बट मिरर में माइनस नेगेटिव टाइम्स ऑफ v/u। मैग्निफिकेशन इक्वल टू फार्मूला लिख दिए, v का वैल्यू मेरा कितना आया है -70, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए -2 है, ये माइनस पर इस रहा, u मेरा कितना दिया है -25, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। m इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 बाय, ये नीचे आएगा 25 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस ऊपर चला 25 किया 75, m इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए -3/2, और इसी को क्या लिखेंगे -1.5। m का वैल्यू माइनस आया मतलब क्या, माइनस आया इसका मतलब क्या हो गया रियल हो गया। क्या हो गया रियल, रियल इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको ये भी पता करना है, नेचर तो पता कर लिए, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको साइज ऑफ इमेज भी फाइंड करना है, तो m इक्वल टू क्या हो जाता फार्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना है -3/2, हाइट ऑफ इमेज पता करना हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 2 से कट गया 3 दूना 6, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज भी पता चल गया। तो इस पैटर्न पर आपको हम दो टाइप का क्वेश्चन करवाए, एक लेंस पर एक मिरर पर, ठीक है। तो हो सकता है आपका एग्जाम में दोनों पैटर्न पर आपको देखने को मिला, क्योंकि इस पैटर्न से बाहर नहीं जाएगा। इसमें आपको हम बता दें इस पैटर्न से मिरर और लेंस में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आपको हम सॉल्व करके बताए और समझाए किस तरीके से हम लोग मिरर फार्मूला का यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं और साइन कन्वेंशन का भी यूज करते हैं। ये सारा चीज आपको हम लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों में बताएं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करने वाले थे टॉप 5 क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 5th है। हम लोग 2 चैप्टर से कर चुके हैं, पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा लाइट, और तीसरा ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन को। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स projected towards the north by magnetic field, the direction of magnetic field is, ये ऑप्शन दिया है आपको सॉल्व। सबसे पहले ये इसके लिए ड्रॉ करना है, ये क्या होता है ये पता है आपको, नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है साउथ होता है, सबको पता है साइन कन्वेंशन। तो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल अल्फा प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अल्फा पार्टिकल नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, इधर प्रोजेक्ट किया है, तो करंट का भी फ्लो इधर ही होगा। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम प्लस प्लस पॉजिटिव टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, सॉरी प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो, क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं, वेस्ट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से लिखा। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अपोजिटली चार्ज पार्टिकल अल्फा प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, मिस्टेक हो गया, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया, अल्फा पार्टिकल इधर, तो करंट भी इधर फ्लो होगा। प्रोजेक्टेड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है किधर की तरफ, ये इधर जा रहा है, लेकिन डिफ्लेक्ट किधर नॉर्थ की तरफ हो रहा है,
ठीक है, किसके कारण? बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको डायरेक्शन फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है ये समझ लीजिए। ये जो होता है ये करंट का डायरेक्शन बताता है, ये फील्ड, और ये फोर्स का डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग रूल होता है क्या। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल क्या होता है, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, मिडिल फिंगर, थंब एंड सेंटर फिंगर आर परपेंडिकुलर, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। देन ये क्या बताएगा, फोर फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। यही है क्या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग टू आपको फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब स्ट्रेच करना है आपको परपेंडिकुलर, और उसमें आपका ये होता है फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब होता है। तो फोर फिंगर फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का। तो मेरे पास इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है। जब ईस्ट टू वेस्ट अल्फा पार्टिकल मूव करेगा तो करंट भी इधर डायरेक्शन में, बट फोर्स जो लग रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, क्योंकि डिफ्लेक्ट हो रहा है किधर, टुवर्ड्स नॉर्थ हो रहा है। तो फोर्स किस डायरेक्शन, नॉर्थ के डायरेक्शन। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जो सारा चीज है एक प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू या आउट होगा, यही होगा। तो हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो नहीं निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ। फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फील्ड का डायरेक्शन किधर है, देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, देखिए ये हो गया इस तरीके से। करंट का डायरेक्शन, रुकिए एक मिनट, फील्ड का डायरेक्शन, हाँ ये देखिए इस तरीके से आपको ये क्या होगा, देखिए करंट का डायरेक्शन, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन ना होना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इधर क्या होगा, टुवर्ड्स आउटवर्ड होगा। तो याद रखिए ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन, ये क्या है करंट का डायरेक्शन, ये क्या बताएगा फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड, ये इनवर्ड हो जाएगा, ये अपवर्ड। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। फिर से आपका एक बार बता देते हैं किस तरीके से होगा अरेंज। देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये करंट का डायरेक्शन, तो ये क्या होगा फील्ड का डायरेक्शन। ये फोर्स का डायरेक्शन, देखिए अपवर्ड फोर्स, करंट इधर, ये आउट। तो इस तरीके से हम लोग फील्ड का डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन आएगा। तो ये मोस्ट 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि जो 20 तारीख को, मतलब 20 तारीख को जो एग्जाम होने वाली है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन का हम एक सेशन बना है, ये जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। पहले से ही आप लोग सभी को आज से 10th का क्लास का लास्ट ये लेक्चर है, मतलब अब हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड नहीं, अब चैप्टर वाइज चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं। बट आज ये लास्ट द एंड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो सारा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ऑलरेडी मेरा लेक्चर अपलोड है, आप लोग देखिए और प्यार दीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपका जो फिजिक्स एक्सपर्ट चैनल है उसका ग्रोथ हो सके। थैंक यू। और लास्ट में ये कहते हैं, सबसे पहले लास्ट ही ये वीडियो है क्लास 10th के लिए, तो सारे 10th के बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक और बेहतरीन आप लोग का एग्जाम जाए, यही हम सरस्वती माँ से कामना करेंगे। थैंक यू।